हम डिस्कस करते हैं थर्ड डिफिनीशन को, जो है डिफिनीशन बाय J.L. ब्रेली। अकॉर्डिंग टू हिम, it is the body of rules and principles of actions which are binding upon the civilized states in their relation with one another। J.L. ब्रेली के मुताबिक ये वो रूल्स की वो बॉडी है, वो उसूल है जो जब स्टेट इंटरनेशनल स्टेट्स जब एक दूसरे से मुख्तलिफ ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं तो इन रूल्स पर वो अमल करते हुए एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुकात कायम करते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड रूल है, स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं और इसको इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया जाता है। फिर हम जाते हैं फाइनल डिफिनीशंस को। इन सारे डिफिनीशन को अगर हम इसके लबेलुबाब को देखें तो है इंटरनेशनल लॉ इज कॉन्स्टेंटली evolving body of norms that are commonly observed by the member of international community in their relation with one another। इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक कॉन्स्टेंटली evolving body of norms है। इसमें मुसलसल चेंजेस आ सकते हैं। ये एक स्टैटिक रूल्स नहीं होते, ये एक डायनामिक रूल्स होते हैं। इसमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं, सिचुएशन के मुताबिक इसमें चेंजेस आते हैं और ये रूल्स जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर जो है, जो स्टेट्स है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर नॉर्मली अमल करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। तो ये फाइनल डिफिनीशन थी। These norms confer rights and impose obligation upon states। ये नाम जो थे स्टेट्स को उनकी हुकूक भी देते हैं और उन पे कुछ फ़राइज़ भी जो है उनको इन्फोर्स करते हैं, उनको अपने फ़राइज़ जो है वो भी बताते हैं। टू लेसर एक्सटेंट अपॉन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। तो ये कुछ डिफिनीशंस थी इंटरनेशनल लॉ की, जो आई होप आपको अब समझ आ गई होंगी। तो आप एक मरतबा फिर एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द SCA। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ की वेरियस डिफिनीशन को। अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ की डिफिनीशन को। एज पर आर्काइव्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन 46 different definitions of international law have been proposed by different renowned jurists, legal judgments or legal schools। आर्काइव्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने या जजमेंट कोर्ट जजमेंट्स की या लीगल स्कूल ऑफ थाट्स की नज़रिए के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ की 46 मुख्तलिफ डिफिनीशन की गई है, जिसमें से हम कुछ चीदा डिफिनीशंस को यहाँ डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट डिफिनीशन जो है वो है डिफिनीशन बाय ओफनहीम। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ is the name of the body of customary law and conventional rules which are considered binding by civilized states in their intercourse with each other। ये ओपनहीम की डिफिनेशन है। उनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ जो है ये उन रूल्स की एक बॉडी है, कन्वेंशनल रूल्स की, जो स्टेट्स जो है, सिविलाइज स्टेट जो है वो अपने आप को इसके बाइंडिंग जो है वो समझते हैं और उन पर अमल करते हैं। इस लॉ की कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ फॉल्ट्स है इसमें, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इनमें फर्स्ट फॉल्ट जो है वो ये, द यूज़ ऑफ वर्ल्ड बॉडी रिफ्लेक्ट्स दैट इट इज़ अ बंच ऑफ सम static rules and nothing new can be incorporated within this body। This neglects the diversity and dynamic nature of modern international law। पहला जो डिफेक्ट है इस्लाम में वो ये है कि इसको एक बॉडी कहा गया है जो एक स्टैटिक होता है, और इस डिफिनीशन के मुताबिक इस लॉ में हम
जो है कोई चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली, दिस इज लिमिटेड टू ओनली सिविलाइज्ड स्टेट्स। At first place, the meaning of civilized varies from state to state. Additionally, modern international law is limited not only to state, it is applicable to international organizations, non-state actors, and to some extent on individual as well. इसके मुताबिक इस लॉ के मुताबिक स्टेट को जो है उनको एक एंटिटी कंसिडर किया गया है, जबकि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें स्टेट भी शामिल होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर भी शामिल होते हैं, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होते हैं और इवनली इंडिविजुअल्स को भी कंसिडर किया जाता है। सेकंड डिफिनीशन जो है डिफिनीशन बाय टॉर्स्टेन गिल। अकॉर्डिंग टू हिम, बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ which apply within international community or society of states. So इस डेफिनेशन पे भी जो है इक्वली क्रिटिसिज्म हुई है। Some criticism is equally applicable to this definition as well. It also compromises the dynamic nature of international law by using the word body. इस डेफिनेशन में भी बॉडी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जिस एक स्टैटिक नेचर को ज़ाहिर करता है और इसके मुताबिक इसमें भी चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। Secondly, it also fails in identifying multiple sources of international law. दूसरे ये जो डिफिनीशन है वो इंटरनेशनल लॉ की जो मुख्तलिफ सोर्सेज है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकती। However, one salient aspect of this definition is that it incorporates the world international community, so it is not limited only to state as subject of international law. इस डेफिनीशन में वर्ल्ड कम्युनिटी का इस्तेमाल किया गया है जो इस बात को ज़ाहिर करती है कि स्टेट्स जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो कोई भी है वो इंटरनेशनल लॉ के पार्ट जो है वो तस्वूर होंगे। इसमें स्टेट भी आती है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी आते हैं और इवन जो है इंडिविजुअल्स और टेररिस्ट ग्रुप्स भी इसमें आते हैं।